तो गाइस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं जानता हूँ इसने कई लोगों के दिमाग का दही किया होगा, मेरा भी किया था। अब इसमें देखो, ज़्यादातर लोगों को ना कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे थर्ड लॉ को ही देख लो, जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भाई दोनों मिलकर के कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? लेकिन होता उसका उल्टा है। जैसे मैं अपने फ्रेंड को धक्का देता हूँ, यदि यहाँ पर होता तो वो भी धक्का में मोशन में आ जाता है और मैं भी आ जाता हूँ। तो जब दोनों एक्शन और रिएक्शन अपोजिट हैं तो वो दोनों मिलकर के कैंसिल क्यों नहीं हो गए? लेकिन फिर भी हम दोनों मोशन में आ गए। लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो, पहली बात तो ये है ना कि आप जब भी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन, कोई लॉ या फिर साइंस में कोई भी सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, तो उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। तो इसलिए यहाँ भी एक कंडीशन है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इसका एक मीम दिखाऊं? देखो, कई लोग क्या होते हैं, बहुत बड़े आलसी होते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को मैं मीम देखता हूँ इंटरनेट पे कि वो आलसी आदमी बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो वो अपने आप को क्या बोलता है पता है? कि मैं बॉडी हूँ, मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँगा। कुछ भी यार, तो इसको जाने देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और इसका एक दूसरा भी है कि लॉ ऑफ मतलब इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आखिर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मोशन में ही क्यों रहना चाहते हैं और रेस्ट में ही क्यों रहना चाहते हैं? अब ये तो हम मान नहीं सकते। अब कोई भी यदि हम पढ़ लिए ना कि हाँ मोशन में तो मोशन में है, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में है, तो भाई कैसे मान लें? इसका कोई तो कुछ कारण होगा ना। तो यहीं पर ये कारण आता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया के चलते, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट मोशन को रजिस्ट करता है जिस पे मास नामक चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कि मेरा ही देख लो, मेरा अपना कुछ मास होगा, तो यदि यहाँ पर वैक्यूम होता, अब वैक्यूम में तो जिंदा नहीं रह पाता, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यदि वैक्यूम होता, नो ग्रेविटी, अब मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ भी वही सेम चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है तो उतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। तो स्पेस का ही एक हम इमेजिनेशन करते हैं। तो स्पेस में यदि मैं वैक्यूम में होता और यदि कोई मुझे धक्का देता तो वहाँ पर होता क्या? तो वहाँ पर मैं इनर्शिया पोजेस करता। वो इसलिए क्योंकि मेरा एक स्पेसिफिक मास है। तो जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट यदि धक्का देता तो पहली बात तो ये है कि उस समय इनर्शिया मेरा काम करता है। वो कैसे कि यदि मैं रेस्ट में होता तो मोशन में आने के लिए मेरा शरीर उसको रजिस्ट करता, मेरा जो मास है वो रजिस्ट करता। और यदि मैं मोशन में होता और यदि कोई मुझे धक्का अपोजिट दिशा में धक्का देकर के मुझे रेस्ट में करता तो भी मैं रजिस्ट करता, मेरा मास। तो यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया और कुछ नहीं बल्कि मोशन को रजिस्ट करता है। अब यहाँ पर मोशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेस्ट क्या है? रेस्ट कोई मोशन नहीं, यानी कि मोशन जीरो। तो यदि जीरो से 1 2 3 ऐसे कुछ भी हम यदि मोशन में लाएँ तो वो भी रजिस्ट करता है, और यदि मोशन से भी यदि रेस्ट में लाएँ तो वो भी रजिस्ट करता है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर कई लोगों को लगता है, देखो यहाँ पर मेरा एक सवाल है। ओके, हमने तो मान लिया कि इनर्शिया पोजेस, मतलब इनर्शिया के चलते सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन को रजिस्ट करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इनर्शिया नामक चीज़ है तो है क्या? मतलब मेटाफिजिक्स से ही बात कर रहा हूँ, मतलब मेटाफिजिक्स, एक्चुअल फंडामेंटल लॉ नियम पर यहाँ पर हो क्या रहा है, फंडामेंटल पर, कि इनर्शिया आखिर कहाँ से आता है। तो ये तो हम किसी दूसरे वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें यदि बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो ये जो इनर्शिया नामक चीज़ है वो कैसे आता है मेटाफिजिक्स की तरफ से, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। अब दूसरा बात करते हैं हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब ये क्या है? ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और कुछ नहीं बल्कि हमें बस इतना बताता है कि फोर्स
एक्सेलरेशन को अंजाम देता है, या फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ये गारंटीड क्या ट्रू है, ये सत्य है कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है। यानी कि F इक्वल्स ma मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। यानी कि उतना फोर्स उस पर लग रहा है तो उतना A एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि A इक्वल्स F डिवाइडेड बाई m। और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा यदि फोर्स कांस्टेंट है तो। और जितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट और मास यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब फोर्स उस पर उतना ही ज़्यादा लग रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के। यानी कि A इक्वल्स F डिवाइडेड बाई m, या ऐसे बोल सकता हूँ यार कि फोर्स के नहीं बोल रहा हूँ, कि एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही कम एक्सेलरेट करेगा यदि फोर्स कांस्टेंट है तो। और जितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है यदि ऑब्जेक्ट, तो इसका गारंटीड मतलब है कि उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो ये कुछ नहीं, जैसे मैं यदि ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूँ तो वो रेस्ट से मोशन में आता है, तो मैंने उसको कुछ एक्सेलरेट किया। और ये आप अपने गाड़ियों पर भी देख सकते हो, आप मेरे बाइक को ही देख लो। बाइक पे क्या होता है, आप जब एक्सेलरेटर को घुमाते हो अपने बाइक के, तो आपके बाइक को देखा है क्या वो कैसे अपनी स्पीड और ज़्यादा पकड़ लेता है। तो यही एक्सेलरेशन है कि वहाँ पर हो क्या रहा है गाड़ी में, कि आपके गाड़ी का जो इंजन है वो पेट्रोल को और तेज़ी से जलाता है, और जितनी तेज़ी से जलाएगा उसका इंजन उतना ही तेज़ घूमेगा, और जितना ज़्यादा तेज़ घूमेगा वो बाइक को उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि रोटेशनल एनर्जी क्या है, वो तो फोर्स ही है। तो फोर्स वो उनके चक्कों पे जा रहा है, उनके पहियों पे, और गाड़ी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है। तो चलो अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब देखो, पहली बात तो ये है ना कि यूनिवर्स में जितने भी ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते चल रहे हैं ना, सब साइमल्टेनियस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को धक्का दूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नियम लग रहा है कि न्यूटन का, ना, वहाँ पर सारी चीज़ें साइमल्टेनियस काम कर रही हैं। क्योंकि यदि मैं मान लो इसको यदि धक्का दिया तो इसको मैंने रेस्ट मोशन में लाया, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और दूसरा फोर्स भी, कि दूसरा लॉ भी इस पर लग रहा है कि मैंने उसको यदि जीरो वेलोसिटी से यानी कि रेस्ट से मोशन में लाया, तो यहाँ पर तो बात हो रही कि मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो एक्सीलरेट किया। तो यहाँ पर भी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करे। यहाँ पर थर्ड लॉ भी काम करेगा कि मैंने थर्ड लॉ तो मैंने बताया ही नहीं, तो अभी बताऊँगा, ठीक है ना। तो सारे जो लॉस हैं इस यूनिवर्स में सब साइमल्टेनियस एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन का नियम सिर्फ एक जगह पे, मतलब एक नियम एक ही टाइम पे काम करेगा ना। यदि मैं ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूँ तो सारे के सारे लॉस साइमल्टेनियस काम करता है एक ही समय पे। और ये यूनिवर्स का ये जो नियम है ना, मतलब ये जो फीचर है, मुझे वाकई में बहुत पसंद है। सारी चीज़ें एकदम साइमल्टेनियस। तो चलो अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल रहता है कि जब सारे ऑब्जेक्ट में जो इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है तो दोनों मिलकर के कैंसिल क्यों नहीं हो जाते। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं यदि अपने फ्रेंड को धक्का देता हूँ तो वो भी एक्सीलरेट करता है, मैं भी एक्सीलरेट करता हूँ, तो दोनों फोर्स मिल करके कैंसिल क्यों नहीं हो गए। लेकिन होता उसका उल्टा है कि मैं भी एक्सीलरेट करता हूँ और वो भी एक्सीलरेट करता है। तो यहाँ पर तो कुछ तो फ्लो चल रहा है ब्रो। तो इसका यही बात है कि देखो, जब आप कोई भी चीज़ साइंस में यदि पढ़ते हो ना, तो उसका पहले डेफिनेशन भी पढ़ा करो और उसके कंडीशंस को भी पढ़ा करो। तो न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखो, न्यूटन को भी इसमें जब वो इस लॉ को बना रहे थे ना, मतलब कि जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्हें ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कि जब सारे फोर्स इक्वल अपोजिट हैं, जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर, तो सारे मिल करके तो जीरो हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी तो वो एक्सलरेट करता है। तो न्यूटन ने यहाँ पर सोचा कि ना भैया, ये तो कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसा करूँगा तो ये जो लॉ है ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, तो यहाँ पर कुछ
नया चीज़ उस पे कुछ कंडीशन ऐड करना होगा, कुछ इसको रिफाइनमेंट करना होगा, इसके डेफिनेशन को बदलना होगा। तो यहाँ पर हमने तो ये पढ़ लिया कि हाँ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये जो अपोजिट और इक्वल है ना, ये दोनों अलग अलग सिस्टम के लिए हैं। जैसे कि मेरा शरीर एक कम्प्लीटली अलग सिस्टम है उस फोर्स के लिए, और जो मेरा फ्रेंड था वो भी कम्प्लीटली अलग फोर्स है, अलग सिस्टम है उस फोर्स के लिए। यदि मैं गाड़ी में ही, जैसे एक बात है, एक मैं देखता हूँ फिजिक्स में ना एक मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है कि कोई बंदा गाड़ी के आगे मैग्नेट को बांध देता है और उस मैग्नेट को उस गाड़ी से ही अटैच करता है, और फिर कहते हैं कि ना यह तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के चलते मैग्नेट गाड़ी को पुल कर रहा है और फिर गाड़ी मैग्नेट को ही पुल करते। यहाँ पर तो गाड़ी चल जाना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से कि डॉग के आगे एक हड्डी लटका दो तो कुत्ता ऑटोमेटिक चलते जाएगा आगे की तरफ। तो ऐसा नहीं होगा ना फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ जो वो चल रहा है वो एक ही सिस्टम के अंदर चल रहा है। तो जो फोर्स है वो जो मैग्नेट उस कार पर लगा रहा है, तो वो जो कार है वो भी मैग्नेट पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनके बीच में जो डंडा है जिसने उसको मैग्नेट को उस कार से बांध रखा था, वो उन दोनों के फोर्स को कैंसिल कर देता है। वो क्यों? क्योंकि डंडे के सारे जगह वो दोनों का इक्वल, वो भी फोर्स जो मैग्नेट उस कार पर लगा रहा था और कार का भी वो फोर्स जो मैग्नेट पर लगा रहा था वो डंडे पर ही पड़ते हैं। और इसलिए जो सिस्टम है वो उसके अंदर का जो एनर्जी है, जो फोर्स है, वो सब कंजर्व रहता है। तो वो सारे जो फोर्स हैं वो डंडे पर ही लगते हैं, तो वो दोनों मिल करके कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए चुंबक कार की ओर नहीं आ पाता और कार चुंबक की ओर नहीं आता पाता। और यहाँ पर एक और मीम वायरल होता है कि कार के डिब्बे में, मतलब कार के बोलता हूँ, किसी भी गाड़ी के जो रहता है ना डिब्बा वाला, मतलब उसकी ट्रॉली वाला, तो उस पर बैठे रहते हैं जैसे, तो उसी को ट्रॉली में वो आदमी उस गाड़ी को धक्का देता है, तो वो सोचता है कि नहीं ये तो आगे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एक ही सिस्टम के लिए है। और एक ही जब सिस्टम के लिए है तो कार के अंदर ही वो आदमी है, तो कार के जो तल पर जो जहाँ से वो धक्का दे रहे हैं वहाँ से वो फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो एक सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम यदि फोर्स इक्वल है वो अपोजिट हैं तो दोनों मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही सिस्टम के हैं। जैसे मेरे अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स का जो नेट फोर्स में मुझे एक्सीलरेट क्यों नहीं करता, क्योंकि सारे जो मॉलिक्यूल्स मेरे शरीर के अंदर ही हैं और वो सब एक सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए जो इनके जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है, इसलिए मैं एक्सीलरेट नहीं कर पाता। लेकिन यदि मैं दूसरे मेरे फ्रेंड को यदि धक्का देता तो गारंटीड है कि वो एक्सीलरेट होगा, क्योंकि वो मेरे से मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब दूसरा सिस्टम है। तो इसलिए यदि मैं उसको धक्का देता हूँ तो गारंटीड है कि एक्सीलरेट होगा, क्योंकि वो अलग सिस्टम का है। दैट्स इट। और यहाँ पर देखो, हम अलग सिस्टम के भले ही हों, लेकिन हमारी पृथ्वी का हम भाग हैं। तो हमारा सारे जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं डेली, वो हमारी पृथ्वी का अंजाम नहीं देता, मतलब हमारी पृथ्वी को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो हम सारे एक ही सिस्टम के हैं। यदि जैसे कि मेरे अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, सब उनका जो मॉलिक्यूलर मतलब जो मोशन है, सारी चीज़ें जो भी कुछ चल रही है मेरे अंदर, वो मेरे शरीर को घंटा एक्सीलरेट नहीं कर पाता। और इसलिए हम जो जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, हम पृथ्वी को भी एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू करते हैं। यानी कि देखो, संक्षेप में ये कहें तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट एक सिस्टम के हैं और यदि दोनों के बीच अपोजिट और इक्वल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो जो नेट फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट की जो सिस्टम के लिए है वो एक्सीलरेट नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर जो है जो दूसरे सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो डिस्टिंक्ट सिस्टम है, जो उसी बिगर सिस्टम का जो सेट है, उसके अंदर इतने सारे सेट्स हैं, तो उन सेट्स के बीच ये जो मोशन है इक्वल अपोजिट जो कुछ भी है वो मोशन में आ सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम के हैं। लेकिन वो जो उसके अंदर जो सेट भरे पड़े हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो अपने आप में ही एक अलग अलग सिस्टम है। तो इसलिए वहाँ पर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। तो संक्षेप में यही है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट